अच्छा जी। ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ये जो आज आप लोगों का कंबाइंड टेस्ट था, हम पहले उसकी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। और उसमें काफी सारे केसेस तो पिछले रिपीट हुए थे हमारे, और कुछ केसेस जो थे वो नए थे। बस ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला केस जो था वो ऑब्वियसली 1 मंथ मेल पेशेंट और स्ट्राइडर फेलियर टू थ्राइव। और इसमें मतलब आप लोगों की मेजोरिटी ने जो है वो 22 में ऑलमोस्ट ने सही सिलेक्ट किया है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि काफी सारों ने इसको पल्मोनरी स्लिंग भी लिखा है। और पल्मोनरी स्लिंग का मैंने पिछली दफा भी बताया था, जब ये डबल एओर्टिक आर्च का पेशेंट आया था, कि पल्मोनरी स्लिंग नीचे होती है, वो इतनी ऊपर नहीं होती। क्योंकि उससे स्लिंग के लिए जो होता है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मलस रीजन होता है, जिसकी जिसकी वजह से पल्मोनरी स्लिंग बनती है। और इसमें तो उन्होंने आपको इस लेवल पे भी जो है वो यहाँ पे बताया हुआ था कि ये दो जो है आपके मतलब यहाँ से दो आर्टरीज आपके नीचे आ रही हैं, और एओर्टिक आर्च, और इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो एक फोकल नर्विंग आई हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इसको यहाँ से एवेल्युएट करें, मतलब इस तरह जिस तरह ये था इमेज, तो इसकी दोनों साइडों से इंडेंटेशन थी, और इस जगह पे जो है आपकी अप्रोक्सीमेट वही एरिया है जहाँ पे एओर्टिक आर्च होती है। अगर एओर्टिक नक्कल का आप जगह देखें ना, तो वही है। तो इसलिए ये याद रखें कि इतना हाई अप अगर फोकल नर्विंग है इसोफेगस की, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये आप पहले डबल एओर्टिक आर्च को करें सिलेक्ट। और जो पल्मोनरी स्लिंग है वो जो है उसमें जो लेफ्ट मेन पल्मोनरी आर्टरी राइजेस फ्रॉम द राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे होता है, जिस यानी कि काफी नीचे के लेवल पे जाके आता है। लेकिन इसमें ये जो डबल एओर्टिक आर्च है, ये पहले स्टार्ट होती है, डिवाइड होती है, दोनों साइडों से जाके पीछे ज्वाइन कर जाती है। जिस तरह अगर आप इस पे देखें, ये देखें किस तरह इसने ना उसको यानी कि कॉम्प्रेस किया हुआ है। तो ये याद रखना आपने कि जो है ये डबल एओर्टिक आर्च दोबारा नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि जो है ना इसमें सारों का ठीक होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद एक ये क्वेश्चन था। अच्छा, इसलिए मैं आपको थोड़े से एमआरआई और ये दिखा रहा हूँ कि कार्डिक एमआरआई अब आपको पता है कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका हुआ है, और वो केसेस किसी तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें दो कैच थे इसके अंदर। एक तो ये था कि बिल्कुल ही सिग्नल वाइड एरिया था, और जो ये ग्रेडियंट आपके इमेजेस हैं उसमें उसने बिल्कुल ही सिग्नल वाइड दिया हुआ था। तो जब ये इतना ज्यादा सिग्नल वाइड एरिया आएगा, तो ये मोस्ट लाइकली जो है वो हेमरेज को ज्यादा इंडिकेट करता है। और इसमें फिर वही बात है कि मेजोरिटी ने ठीक किया हुआ था, बिल्कुल सही था। लेकिन और उसके बाद फिर उन्होंने एक 3 मंथ्स बाद का भी इमेज दिया हुआ था, कि जिसमें वो बिल्कुल छोटा सा रह गया हुआ है। अब अगर आपकी ऑप्शन में दूसरी ये ऑप्शन होती, क्या कहते हैं, मिक्सोमा, तो मिक्सोमा कभी भी खुद इस तरह टाइम के साथ साथ कम नहीं होता। अब आप ये देखें कि इसमें कितना बड़ा था ये लीजन, और जब 3 महीने गुजरे तो ये लीजन कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी आपने देखना है। अगर 3 मंथ्स बाद का फॉलोअप इमेज आपके पास है जिसमें उन्होंने डीक्लॉट किया था इसको, और उसके बाद आपको ये मतलब नजर आ रहा है, तो इस ये बेसिकली थ्रोम्बस था। और जो पेशेंट है उसके अंदर आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी इन्होंने एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर दिया हुआ था। तो उसमें होता है क्या है कि जब फिब्रिलेशन स्टार्ट होती है तो उसकी बीट तो बहुत तेज हो जाती है, लेकिन उसकी पंपिंग खत्म हो जाती है हार्ट की ना, ब्लड की। तो जहां पे ब्लड का स्टेसिस होगा वहां पे थ्रोम्बस बन जाएगा। तो अगर आपको वो इस तरह का भी पेशेंट देते हैं कि जिसमें फिब्रिलेशन है या एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है, तो उसके अंदर भी आपका ज्यादा लाइक्लीहुड जो है वो एट्रियल थ्रोम्बस होगा। और उसके बाद फिर यही हुआ कि वो थ्रोम्बस जो था बाद में रिजॉल्व हो गया, और उसकी वजह से ये जो लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस का रीजन था। थर्ड जो पेशेंट था वो आपके पास एक टिपिकल कॉकटेशन का था, और उसमें आपको ये जो है कोलेट्रल की भी चूंकि काफी सारे इसमें बने हुए थे, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसको उन्होंने दिखाया हुआ था। अगर सूडो कॉकटेशन होता तो उसमें कभी भी इतनी कोलेट्रल फॉर्मेशन नहीं होती, वो तो सिर्फ वैसे ही इंडेंट आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन इसमें तो आपकी इतनी सारी एक्सटेंसिव कोलेट्रल फॉर्मेशन थी, तो ये बेसिकली कॉकटेशन का ही पेशेंट था, और सूडो का नहीं था। सूडो में ये इसको भी आप देखें, ये वाला पेशेंट भी तो देखें यहाँ से कितना ज्यादा नैरोड है। और ये जो डायलिटेशन है ये पोस्ट नोटिक डायलिटेशन है, क्योंकि यहाँ से जेट बन जाता है ना, जहाँ से कॉकटेशन के थ्रू वो जाता है आगे। तो उससे क्या होता है कि वो फिर जो उसके बाद पोस्ट नोटिक जो ब्लड जेट की वजह से डायलिटेशन हो जाती है। तो ये बेसिकली नैरोइंग इतनी सुयर थी, जिसके बाद उसकी एओर्टा की पोस्ट नोटिक जो है वो सिग्निफिकेंट डायलिटेशन या एनोरिज्म भी बन गया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो है आपका था ये
हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट था, इसमें काफी सारों ने गलत किया है। ये इसी तरह का क्वेश्चन था कि अगर आपका जो मैट्रिक साइज है उसका आपको कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो मैट्रिक साइज सपोज करें कि एक मैट्रिक साइज आपका 2x2 का है और एक आपका उससे डबल 4x4 का है, तो आप उसको खुद ड्रॉ करके सोचें कि अगर 2x2 है तो उसमें 4 खाने हैं, और अगर 4x4 है तो उसमें कितने खाने होंगे? 16 खाने होंगे, क्योंकि 4 × 4। तो इस चीज से आपने अब याद रखना है कि अगर मैट्रिक साइज डबल होता है तो इसमें जो आपका यानी कि जो पिक्सल काउंट है, ये देखें इसमें डिक्रीज किया उन्होंने, हाफ किया है, या इसको आप कह लें डबल किया है। तो डबल करने की सूरत में जो इसका पिक्सल जो काउंट है वो 4 टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि वो 4 टाइम्स कम होगा या 4 टाइम्स बढ़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ये एरिया होता है। अब आप जस्ट नहीं खुद जहन में सोच लेना कि अगर आपका सपोज करें कि एक मैट्रिक साइज 2x2 का है और एक मैट्रिक साइज 4x4 का है, तो अगर 2x2 को आप डबल करते हैं, जिसको 4x4 करते हैं, तो आपका जो उसके अंदर पिक्सल काउंट है, जो पहले 2x2 4 पिक्सल थे, अब वो 4x4 16 पिक्सल पे चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो 4 टाइम्स उसमें इंक्रीज आया है डबल करने से। तो ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सीटी में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, एमआरआई में भी होता है, और जो आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपकी जो पिक्सल साइज है वही आपका डिफाइन करता है कि आपकी कितनी अच्छी इसमें जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कितनी अच्छी होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको इसका अच्छी तरह आइडिया हो। अच्छा, उसके बाद फिर ये इसलिए ये मेजोरिटी का गलता, और कुछ ने 8 पे किया हुआ था, कुछ ने 2 पे किया हुआ था, और मेजोरिटी ने जो है 2 पे किया हुआ था इसको। तो इसलिए जो है ना याद रखना है इसको अगली दफा ना, कि ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है कुछ मुश्किल से। अच्छा, ये पेशेंट था एक अगला, एक मिनट है, इसमें क्या था कि लेफ्ट साइड पे ब्रेस्ट में एक लीजन था, और जो कि जो पेट्स था स्कैन, उसमें उसने कोई भी सिग्नल या ज्यादा उसने अपटेक नहीं लिया हुआ था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज में ये होती है कि गो के जो F6 है, F18 FDG पेट सीटी जो है, वो कभी भी ब्रेस्ट मैसेज को करेक्टराइज करने के लिए नहीं यूज होता। लेकिन चूंकि इसमें वो सिग्नल कोई अपटेक ही नहीं है, हम ये जरूर इसके अंदर कह सकते हैं कि ये कम से कम मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। और अगर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है तो मेलिग्नेंसी जो है वो रूल आउट हो जाती है, या कम से कम इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है वो रूल आउट हो जाता है। तो ये फिर छोड़ता है पीछे सिर्फ बिनाइन लीजन को, क्योंकि लिम्फोमा भी हाई अपटेक करेगा, और मेटास्टेसिस में भी उसकी जो पेरिफ्री है वहां पे उसका अपटेक ज्यादा होता है मार्जिन पे। लेकिन सेंट्रल एब्सेस उसके अंदर भी कोई सिग्नल नहीं देती, क्योंकि ये बेसिकली आपकी मार्कर है आपके ऑक्सीजन की कंजम्पशन का, कि कहाँ कहाँ कितना कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो, और ग्लूकोज कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आ जाती है। अच्छा, ये पेशेंट जो था इसमें मेरा ख्याल था कि अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली ये थायराइड है, ठीक है, और ये इसका इंटीरियर है, और यहाँ पे एक जगह है जहाँ वो बहुत ज्यादा हाई सिग्नल आ रहा है, और वही यहाँ पे ये इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब है, और एक जगह पे बहुत सारे डॉट्स आए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो बाकी सारे आपके पास ऑप्शंस थे, उसमें एक तो आपके पास था टॉक्सिक मल्टीनोडुलर क्वार्टर और एक ग्रेव्स डिजीज। इनमें याद रखना है कि ये जो है नॉर्मली डिफ्यूज अपटेक्स देते हैं, ठीक है, और जो ग्रेव्स डिजीज का डिलेड स्टेज होता है उसमें तो बल्कि वो जो सिग्नल है वो कम हो जाता है, वो हाइपो होता है, मतलब बहुत देर तक भी उसमें सिग्नल वो नहीं आते सिग्नल। तो इसमें ये जो होता है ये नॉर्मली जिसको आप हॉट नोड्यूल कहते हैं, कि जिसमें वो ऑटोनोमसली फंक्शनिंग थायराइड एडिनोमा होता है, कि नहीं कि वो हाइपर फंक्शनिंग या हॉट नोड्यूल्स को आप कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो उसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जो जब आप उसको इंजेक्शन देते हैं थायराइड का या टेक्नीशियम का, तो वो सारे का सारा वहीं जाके कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और उसकी वजह से वो सिर्फ एक नोड्यूल आपको बाकी सारे थायराइड को सप्रेस कर देता है। बाकी थायराइड का फंक्शन ठीक होता है, लेकिन चूंकि इसमें कट ऑफ होती है कि जैसे ही 1 लाख काउंट पूरे होते हैं तो आप वो से इमेज लेना बंद कर देते हैं। तो इसलिए फिर इससे ये पता लगता है कि आपको ये जो आपका एरिया एक ये बहुत ज्यादा हाइपर इंटेंस है। तो इसका मतलब ये है कि याद रखना है कि ये हॉट नोड्यूल, जिस तरह दूसरा अगर ना होता तो फिर कोल्ड नोड्यूल होना था, लेकिन ये हॉट नोड्यूल होता है। तो इसमें ये बिल्कुल सही है। बाकी ग्रेव्स डिजीज और मल्टी नोडुलर टॉक्सिक क्वार्टर अगर होता तो उसमें आपको काफी सारी जगहों पे मल्टीपल नोड्यूल नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक जगह पे लीजन नजर आया है, और जो इसकी राइट साइड ऑफ थायराइड है और जो इस्थमस का एरिया था वो बिल्कुल सही था। राइट साइड भी ठीक थी और इस्थमस भी ठीक था, लेकिन जो लेफ्ट साइड थी इसकी
वो काफी ज्यादा इसमें आपका आ रहा था। और उसके बाद जो है ना ये हॉट नोड्यूल इन लेफ्ट लोब है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला जो है आपका, अच्छा इसमें वैसे काफी लोगों ने ठीक किया था, लेकिन आप इसमें इसको सिर्फ कंपेयर किसको करना है आपने, इस हेड को इस हेड के साथ। तो अगर आप इस राइट हेड को लेफ्ट हेड हेड ऑफ फीमर के साथ को रिलेट करें, तो यहाँ पे जो एरिया है वो माइल्डली ऑस्टियो यानी कि सिग्नल उसका लॉस आ रहा है एज कम्पेयर टू इस जगह के, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका सिग्नल एरिया ज्यादा आ रहा है, तो उसमें यानी कि आप इसको हेड को पहले देखें कि ये जो हेड का एरिया है ये सारे का सारा जो है हाई अपटेक है, ये ज्यादा डॉट्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद इस जगह जो हेड है उसके अंदर कम डॉट्स हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो इस तरह का एरिया होता है ये बेसिकली आपका एवियन का एरिया इंडिकेट होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस। अच्छा अब क्वेश्चन ये था कि जी फ्रैक्चर क्यों नहीं है, जी फ्रैक्चर इसलिए नहीं है कि फ्रैक्चर अगर यहाँ पे होता तो उसके इस साइड पे सिग्नल ड्रॉप नहीं आना चाहिए था, सिग्नल दोनों साइडों पे एक आता है। ये अगर एवियन, हाँ ड्यू टू सेकेंडरी ड्यू टू फ्रैक्चर हो रहा हो तो आप नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भी जारी बात सिग्नल यहाँ पे खत्म होगा। लेकिन जब एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है इसका मतलब ये है कि वहां पे ब्लड सप्लाई रुक रही है, और उसके बाद क्या होता है नेक्रोटिक एरियाज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जैसे ही ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वहां कम होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे सिग्नल आपका लूज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने याद रखना है कि ये जो है एवास्कुलर नेक्रोसिस का पिक्चर है, और फ्रैक्चर इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता है तो दूसरी साइड में भी उसके सिग्नल वैसे ही आने चाहिए हमें। अच्छा उसके बाद फिर आपका ये एक काफी लोगों ने ठीक किया है कि सिंपल जो है बच्चे का आपका नॉर्मल स्कैन है, और इसमें आपको किडनीज जब ये देखें दोनों जगहों पे यहाँ पे किडनीज आपको नजर आ रही हैं। तो जब आपने काफी ने इसके अंदर सुपर स्कैन को किया हुआ था, जो सुपर स्कैन है उसके अंदर क्या होता है कि आपको किडनीज कभी भी नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो यानी कि आपको इतनी भी नजर नहीं आती जितनी इसमें आ रही है, ठीक है। तो आपको उसमें, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल आपका बच्चों का, और ये जहाँ पे ये ग्रोथ प्लेट्स होती हैं क्योंकि वहां पे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी काफी तेज चल रही होती है, तो इस वजह से ये होता है कि वहां पे आपके लिए हाई सिग्नल ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले मैंने बताई थी ये सारी की सारी आपकी ऑस्टियोब्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नजर आती है आपको। तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ प्लेट्स हैं यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से ये आपको यहाँ पे ये सारे सिग्नल्स नजर आ रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों के उसमें था कि ये तो मेरे ख्याल से सारों ने तकरीबन ठीक किया है, क्योंकि इसमें ये आपका यहाँ पे ये देखें ये हाइपरडेंस एरियाज आपको सारे के सारे नजर आ रहे हैं। तो उसमें आपके लिए मेरा ये ख्याल था कि एक मिनट है दोनों को बंद कर दो। तो ये हाइपरडेंसिटी जो थी, और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात ये क्या थी कि जो पेशेंट था वो 1 आवर फॉलोइंग परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी, तो उसमें कई दफा इसका होता है पैटिक लिवर बायोप्सी के अंदर कि आपने जब वो उसको यानी कि फायर करते हैं तो वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके दूसरी साइड भी चली जाती है, खासतौर पे जब सेगमेंट 8 की लीजन के अंदर कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है और आपने उसकी अगर बायोप्सी करनी है, तो अगर आपकी सही कैलकुलेशन नहीं है नीडल की, तो जैसे ही वो मतलब उसके अंदर आपका वो यानी कि फायर करते हैं आप, तो साथ ही वो पेनिट्रेट करके उसको ब्रेक करता हुआ डायफ्राम को दूसरी साइड में चला जाता है और फिर वो पॉसिबली ब्लीड कर सकता है। तो इसलिए इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली थी वो आपका वही था कि अनकॉम्प्लिकेटेड प्लूरल फ्लूइड था, और वही उसके साथ आपके साथ ब्लिग्नेंट, सारी बात है दो लोगों ने बाकी सिलेक्ट किया लेकिन वो नहीं हो सकती थी ऑप्शन। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस था। अच्छा जी, इसमें भी कोई मसला नहीं हुआ किसी को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, खासतौर पे इस इमेज में बड़े अच्छे आपको नजर आ रहे थे, और वो दोनों साइडों से ब्रेक हुए हुए थे, और इसके अलावा बाकी ऑप्शन इसमें हो ही नहीं सकती थी, तो ये जरा इजी क्वेश्चन था, और माशाल्लाह आप लोगों ने सही अटेम्प्ट कर लिया कि इसमें रिब फ्रैक्चर विद फ्लाइल चेस्ट थी। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो था वो आपका ये था 11 नंबर, और 11 नंबर में एक तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी कि ये राइट मिडल एंड लोअर लोबेक्टमी हो चुकी हुई है इसकी, इन दो लोब्स निकाल दिए गए हैं, और उसके बावजूद आपको जो वो सर्जिकल एरिया है या जो राइट लोअर लोब का एरिया था वहां पे आपको एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा था। इसमें अगर आपको इस तरीके से नजर आता है, और दूसरा उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने ये आपको एक
एरिया भी दिखाया हुआ था जो उसके साथ कम्युनिकेट करता नजर आ रहा था आपको। तो ये अगर और खासतौर पर इस तरह की कम्युनिकेशन नजर आ जाए, फिर आपको जो इसका पोस्ट सर्जिकल एरिया है, यानी कि जो प्लूरल स्पेस का जो एरिया यहाँ पड़ा हुआ था उसके साथ इसकी कम्युनिकेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो लोअर लोब जो निकला हुआ था, तो उसके बाद जो लोअर लोब का ब्रोंकस था वो शायद कम्युनिकेट कर गया इसके साथ, अपनी इस कलेक्शन के साथ, और उसकी वजह से जो था वो ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला यहाँ पे डेवलप हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर एक ये पेशेंट था, इसमें एक तो इसकी एज बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जो इसका मेन डिफरेंशियल होता है कि अगर आपके पास 22 ईयर्स ओल्ड पेशेंट आए तो उसमें आपको ये पैच ऑफ कंसोलिडेशन था सिंपल, ठीक है। तो आपने उसमें एज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हाँ यही पेशेंट अगर हमारा 65-70 ईयर्स होता तो फिर हमारे लिए जो था वो कैंसर की ऑप्शन ज़्यादा हो जानी थी, लेकिन इसमें जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा लाइकली है। और उसकी रीज़न यही थी कि ये पूरा लोबार पैटर्न है। और एक था कि वेस्कुलाइटिस क्यों नहीं है। वेस्कुलाइटिस बेसिकली एक जगह पे नॉर्मली नहीं होता, वो बायलैटरल, यानी कि जिस तरह वेस्कुलाइटिस अभी हम अच्छा पता नहीं इसमें है या नहीं केस, लेकिन भारत उसमें ये होता है कि नॉर्मली आपके जो नॉर्मल वेस्कुलिटिटीज होती हैं इसके अंदर, तो वो आपको बायलैटरल पेरीहाइलर या लंग्स में डिफरेंट जगहों पे जो है ना वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। और उसमें भी आपको जो है वो क्या कहते हैं, एक तो ऐसे ही कंसोलिडेशन के एरियाज नजर आते हैं, उसमें कोई डिफरेंस अपेयरेंस में नहीं होगा, लेकिन मल्टीफोकैलिटी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो ज्यादा सिग्निफिकेंट वेस्कुलाइटिस के लिए होता है। तो अगर आपको एक लोब की इन्वॉल्वमेंट नजर आए तो सबसे ज्यादा कॉमन हमारी कम्युनिटी में भी जो है वो आपका सिंपल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, दोबार निमोनिया जिसको आप कहते हैं। अच्छा, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था, इसमें फिर वही बात थी कि ये जो इमेज था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि ये देखें ये जा कहाँ रहा है, ये अच्छा खासा जो है लीजन या ये एरिया जो है ये बाहर को गया हुआ है, ठीक है। इसके एंगल्स अगर आप देखें तो ये आपको लंग के अंदर नहीं नजर आ रहे। लंग के अंदर अगर होता तो उस तरह के एंगल्स ये जो सारे के सारे इसके प्लूरल स्पेस के साथ बन रहे हैं तो ये आपको नहीं नजर आने चाहिए थे, वो आपको अगर लंग एब्सेस होती तो अब उसकी वजह से ये था कि चूंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देखें कि ये अगर यहाँ पे फ्लूइड पड़ा होता है, सपोज करिए एयर फ्लूइड लेवल में निकाल देता हूँ, तो आपने यही कहना था ना कि जी ये प्लूरल बेस्ड ओपेसिटी है, कि उसकी उसकी कॉन्टूर्स को फॉलो कर रही है। तो लेकिन चूंकि इसमें एयर फ्लूइड लेवल भी आ रहा था, तो ये आपको इस चीज से आइडिया होना चाहिए था कि चूंकि ये लंग के अंदर नहीं है, ये प्लूरल उसमें स्पेस में है, तो फिर अब ये एम्पाइमा होगा, लंग एब्सेस नहीं होगा। जबकि काफी सारे लोगों ने 9 लोगों ने तकरीबन इसके अंदर से लंग एब्सेस को किया है। इसलिए आप सबसे पहले जब भी आपको, और इसके पेरेंट्स ठीक है मतलब एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहे हैं, लेकिन एयर फ्लूइड लेवल एम्पाइमा ऑफ जो प्लूरल स्पेस में बनता है उसमें भी नजर आ सकता है जिस तरह इसमें नजर आ रहा है। तो इसलिए आपने अब जब भी ये देखना है, और वो जो प्राइमर में भी लिखा हुआ है हर जगह पे उसके डिफरेंशियल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा, लेकिन ये याद रखें कि इसको बड़ा सिंपल सा आप देखें तो आपको ये खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये सारे का सारा प्लूरल स्पेस के अंदर कलेक्शन पड़ी हुई है, और प्लूरल स्पेस के कलेक्शन अंदर होने की वजह से फिर ये एयर फ्लूइड लेवल इसके अंदर क्रिएट हो रहा है, और इस वजह से हम इसको एम्पाइमा का नाम देते हैं। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स होता तो वही मार्क बिल्कुल वही करना था। हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स में नॉर्मली होता है कि उसमें एयर पूरे ऊपर तक आई होती है, मतलब यहाँ पे तो ये ऊपर भी एक फ्लूइड का एरिया और साथ वो एक मतलब है, क्योंकि ये होगा तो डायरेक्ट ही ना, क्योंकि इसीलिए एयर फ्लूइड लेवल ऊपर को बना हुआ है, क्योंकि अगर ये सुपाइन होता तो फिर एयर फ्लूइड लेवल तो हमें नजर नहीं आ सकता था ना। लेकिन इसमें भी बिल्कुल हाँ, अगर वो ऑप्शन ना होती आपके पास इसकी बाइमा की, तो फिर आप इसको हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स भी कर सकते थे, क्योंकि हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स का मतलब भी एयर और फ्लूइड का प्लूरल स्पेस में जमा होना ही है। अच्छा जी, उसके बाद अगला था, हाँ ब्लैडर कैंसर के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया है, और इसमें आप लोग सारे ठीक थे तकरीबन, लेकिन इसमें ये न्यूमोथोरिक्स के ऊपर उसका क्वेश्चन था कि ये न्यूमोथोरिक्स क्यों डेवलप हुआ हुआ है। तो इसमें उसकी जो मोस्ट लाइकली रीजन लिखी हुई है वो यही है कि जो मेटास्टेसिस होते हैं खासतौर पे जिसमें ये ब्लैडर कैंसर के टीसीसी के है, और जो दूसरे हमने देखा था सार्कोमेटस लीजन्स के या जो ऑस्टियोसार्कोमा के मेटास्टेसिस हैं, वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स यानी कि ड्यू टू न्यूमोथोरिक्स ड्यू टू सम कॉज की वजह से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें चूंकि वो ब्लैडर कैंसर की हिस्ट्री है इसकी और एक्यूट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट हुआ है, तो इसे मोस्ट लाइकली जो हमारे पास ऑप्शन थी वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स थी, ठीक है। जो है पल्मोनरी मेटास्टेसिस वो हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें उसने एक्यूट चेस्ट पेन की दी और साथ आपको न्यूमोथोरिक्स पूरा दिखाया हुआ है,
तो इसलिए इसका मतलब ये था कि इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो इन दोनों में से थी वो आपकी सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स थी, एंड दैट वाज ड्यू टू मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स। और मेटास्टेसिस भी जो खासतौर पे पेशेंट है, मैंने पहले बताया था, ऑस्टियोसार्कोमा के, तो पेशेंट्स कई प्रेजेंट ही न्यूमोथोरिक्स के साथ ही करते हैं, और वो तभी डायग्नोज होते हैं जब वो न्यूमोथोरिक्स के साथ पेशेंट अपने सिम्टम्स के साथ आता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये पेशेंट था, ये मजेदार पेशेंट था। इसमें असल में इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपको एक जो अगर किसी भी उसमें आपकी कैविटी मेट्स, बिल्कुल ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, ये कैविटेटरी मेट्स ही हैं उसी वजह से, और कैविटेटरी मेट्स ही ज्यादातर आपका जो है ना ये करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपके था वो क्वेश्चन ये था कि 63-year-old मेल प्रेजेंट्स विद टेम्पोरल वगैरह वगैरह, और उसके बाद लिखा है राइट लोअर लोब में एक नोड्यूल आया है और ये नॉन कंट्रास्ट सिटी है। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इस पेशेंट के लिए? ठीक है, इसमें जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि क्या आप इसकी नोड्यूल की बाइप्सी करेंगे, और या फिर आप जो है वो सीटी एंजियोग्राम ऑफ चेस्ट करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये था, इसमें सिर्फ एक लाइन ये इंपॉर्टेंट थी कि जो अगर आपको एक वेसल उस नोड्यूल तक जाती नजर आ रही है, तो फिर बेशक ये मेटास्टैटिक डिपॉजिट हो, लेकिन आपने इसको जो एवीएम है उससे रूल आउट करना होता है, क्योंकि एवीएम की जब भी आपने डिटेक्शन करनी होती है तो उसका तरीका ये होता है कि वहां तक एक उस लीजन तक एक वेसल आपको जाती नजर आ रही थी, और इसमें आपको ये नजर आ रही है, ये देखिए ये जो जहां से लेके यहाँ तक गई हुई है। तो अब इस वजह से इसके अंदर हम इससे पहले कि इसको बायोप्सी करें और पता लगे ये एवीएम हो और इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, जो कि अनकंट्रोलेबल हो जाती है बाद में, क्योंकि वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है आर्टरी आर्टरी का वेन के साथ, तो इसलिए उसको पहले रूल आउट करने के लिए इसमें जरूरी था कि आप पहले सीटी एंजियोग्राम ऑफ द चेस्ट करवाएं, ताकि उसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि एवीएम है या वैसे वैसे प्रोमिनेंट है वहां तक। अगर तो एवीएम नहीं है तो फिर तो आप सिंपल जो परक्यूटेनियस बायोप्सी ऑफ नोड्यूल है उसके ऊपर फॉलो करेंगे, और अगर एवीएम है तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर उस वेसल का साइज 2 मिलीमीटर से ज्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रांस कैथेटर एम्बुलाइजेशन होगी उसके लिए जाएंगे, और वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद और ये जो है, लेकिन तब तक आपने इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करनी अगर उस नोड्यूल तक वेसल आ रही है, जब तक आप उसको सीटी एंजियोग्राफी करके मेक श्योर नहीं कर लेते कि कोई एवीएम ना हो, आर्टरी वेनस मैलफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला था ये तो लुरेश सिंड्रोम का, पिछले बार मैंने एक बार केस दिखाया था आपको जिसमें वो दरमियान में ऑक्लूजन हुई थी, तो इसके अंदर बिल्कुल यही था कि इसमें आपका जो डिस्टल एब्डोमिनल एओर्टा है और इसकी बाइफरकेशन उस लेवल पे इसकी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और उसकी वजह से इसको आप लुरेश सिंड्रोम कहते हैं। और उसके अंदर फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो यही है बिल्कुल, कि जो है ना एब्सेंट फेमोरल वे वो आर्टरीज, उसके बाद बटक थाई क्लॉडिकेशन एंड इम्पोर्टेंस। ये सही आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, ये मजेदार क्वेश्चन था, ये देखिए, इसमें जो आपका ये कैथ डलते हैं, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ आपको कि क्लेविकल है ना, एक उससे ऊपर से होके आएगा नीचे और एक यहाँ से सीधा चला जाएगा। अच्छा, अब अगर तो उससे ऊपर चला गया है, ये जो इसकी पाइप है या जो इसकी इसकी जो ट्यूब है, सॉरी, तो उसकी सूरत में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हो जाते हैं, और वो कौन से होते हैं कि ये अगर सुपीरियर टू क्लेविकल है देन आइदर या इंटरनल या एक्सटर्नल जुगुलर वेन से जो है ना ये लीजन, ये सॉरी, ये प्लेस किया गया है। यानी कि जब भी आपको ये पोर्ट दिखाया जाएगा और उसके बाद यह ये यहाँ से जो इसकी ट्यूबिंग है वो आ रही है, अगर वो क्लेविकल के ऊपर से क्रॉस कर गई है तो इसका मतलब ये है कि जुगुलर वेन के थ्रू इसको डाला गया है, ठीक है। चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल जुगुलर वेन है, लेकिन उन दोनों में से किसी एक वेन से आ रहा है। लेकिन दूसरी ऑप्शन क्या है कि अब इंट्रोड्यूस अगर सब क्लेवियन वेन से डाला गया है, जिस तरह मेजोरिटी लोगों ने सिलेक्ट किया था कि सब क्लेवियन वेन से डाला गया है, तो ये या क्लेविकल के लेवल पे आएगा वापस, क्योंकि सब क्लेवियन से याद रखेंगे क्लेविकल से नीचे होगी ना, सब क्लेवियन है ना, यानी कि इसको कहते हैं सब क्लेवियन इसलिए कि क्लेविकल से नीचे या उसके पीछे होती है। तो अब ये सब क्लेवियन क्लेविकल से ऊपर तो नहीं जा सकती ना, तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप पोर्ट डालेंगे, अगर इसके साथ से होता हुआ ये वापस आ जाता नीचे, तो फिर हमने इसने कहना था कि नहीं ये सब क्लेवियन में डली हुई है। लेकिन अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर क्लेविकल से ऊपर है तो इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर, और अगर क्लेविकल के लेवल पे है या क्लेविकल से नीचे है, अब फिर उस वक्त में जो है ये आपका सब क्लेवियन की ऑप्शन आपके अंदर आएगी। अच्छा, हाँ,
अच्छा, इफ साइज मोर देन 2 मिलीमीटर, यस ऑब्वियसली अगर 2 मिलीमीटर ज्यादा है फिर तो बहुत जरूरी है उसको, एवीएम को, वो तो और खतरनाक हो जाएगा ना। हाँ, 2 mm से कम है फिर आप उसको फोरगो कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फिर उसका ब्लीडिंग इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। यानी कि 2 मिलीमीटर पे कट ऑफ है, 2 मिलीमीटर एंड अबव पे आपकी जो है वो बेसिकली जो यानी ये एंजियोग्राफी बेस्ड आप जो उसको एम्बोलाइज करेंगे तो वो आप 2 मिलीमीटर के बाद लाजमी करें। अच्छा जी, ये एक पेशेंट था और इसमें आप ये लीजन देखें, ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये ऑलमोस्ट अग्रेसिव लीजन है और इसने सारा कुछ पेनिट्रेट करके यहाँ से निकल के वो कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंचा हुआ। ठीक है, तो इसकी ये जो एक्सटेंशन है, सपोज करेंगे ये हार्ट ना होता, ये लिवर के अंदर लीजन इसी तरह का पड़ा होता, तो क्या आप लोगों ने उसको बिनाइन कंसिडर करना था या मेलिग्नेंट कंसिडर करना था? अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये जो राइट एट्रियम के अंदर जो लीजन पड़ा है पूरे का पूरा, ये अग्रेसिव है। देखें, ये राइट वेंट्रिकल आ रहा है, ये इसकी साइड से निकल के राइट एट्रियम के ये पूरा का पूरा इन्वेड करता हुआ चेस्ट वॉल तक पहुंचा हुआ। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज में क्या थी कि ये बेसिकली सार्कोमा था, ये मेलिग्नेंट लीजन सिर्फ एक ही दिया गया था मेनली। मेटास्टेसिस लेस लाइकली एक जगह पे आते हैं कार्डिक मेटास्टेसिस हो सकते हैं, और इसी तरह कार्डिक लिम्फोमा भी हो सकता है। लेकिन लिम्फोमा जो होते हैं वो ज्यादा पेरिकार्डियल आपने देखे होंगे, क्योंकि वो लंग्स से मीडियस्टाइनम से ओरिजिनेट करते हैं ना, तो डायरेक्ट कार्डिक इन्वेजन करने से पहले वो उसके जो साइडों पे वॉल वगैरह है उसको पहले ज्यादा इन्वेड करते हैं, फिर उसके साथ पेरिकार्डियल फ्यूजन भी काफी सारी आ जाती है। तो ये बेसिकली आपने इसमें कार्डिक सार्कोमा का पेशेंट आपको दिखाया कि कार्डिक में भी अगर आपको ये ट्यूमर नजर आए, तो अगर आपको कार्डिक के साथ क्लियर नहीं हो रहा है ये क्या चीज है, तो जस्ट सोचेंगे अगर ये कहीं और पड़ा होता, लंग्स में पड़ा होता, तो क्या आपने इसको बिनाइन जाने देना था? क्योंकि एट्रियल मिक्सोमा जो है वो तो बेसिकली क्या कहते हैं, लेस लाइकली इतना एग्रेसिव लुक दे सकता है ना, वो तो बिनाइन ट्यूमर होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर हाँ ये एक था, ये आपका खैर वैसे वो नॉलेज चेक के लिए क्या किया गया था कि अगर नोकार्डिया की जो आपकी इन्फेक्शन है उसका जो मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, ये बाकी भी उसके होते हैं, लेकिन आपका जो होमोजेनस कंसोलिडेशन है वो बेसिकली जो है नोकार्डिया की जो मोस्ट कॉमन जो है वो प्रेजेंटेशन इस तरह होती है, यानी कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ नोकार्डिया इन चेस्ट नोकार्डियोसिस। ठीक है, नोकार्डिया ये में जो है वो आपका कंसोलिडेशन है, ये बाकी उसका दिखाया गया आपको बाकी केस के साथ, और भी काफी कुछ एब्सेस वगैरह बना लेता है, पेनिट्रेट कर देता है ये, वो एम्पाइमा नेसेसिटेंस कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन इसकी यही होती है। अच्छा, एक और ये था, ये मुझे नहीं समझ आया कि आप लोगों ने क्यों इसको अंदर गड़बड़ की, क्योंकि एक मिनट है ना, मैं आपको ना एक पहले इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्टेजिंग है TNM 8th। ठीक है, जो T3 है ना, वो है ट्यूमर ऑफ एनी साइंस दैट इन्वॉल्व्स चेस्ट वॉल, पेरिकार्डियम, फ्रेनिक नर्व और सेटेलाइट नोड्यूल्स इन द सेम लोब। लेकिन जो T4 है वो है कि इन्वेजन ऑफ मीडियास्टाइनम। ठीक है, यानी कि टी अगर वो चेस्ट वॉल को इन्वेड कर रहा है तो वो T3 ट्यूमर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैच था कि आपने इस ट्यूमर के बारे में ये उसने पूछा था कि जिस स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का पेशेंट है वो जो कि मीडियास्टाइनम को इन्वेड कर चुका है, इसका मतलब है एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर के, ये जो स्टेज तो पहले स्टेज 4 पे जा चुका हुआ है क्योंकि ये मीडियास्टाइनम में हो चुका है। अब उसने पूछा आपसे अगला क्वेश्चन कि ये चीज तो जो आपकी है डिजीज, तो उसमें ये इसकी आपकी जो है सर्जिकल रिसेक्शन तो निकल गई, लेकिन और क्या रीजन है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे आप सर्जिकल रिसेक्शन नहीं करते हैं? तो इसमें से मेजोरिटी ने इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल कहा हुआ था, जबकि इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल जो है वो T3 ट्यूमर में है, ये आप लोगों ने याद रखना है, और इसमें ऐसी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। जबकि उसके अगेंस्ट जो आपकी ये आप देखें अगर मेटास्टेसिस की जो M1A है, तो उसमें आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें ट्यूमर इन कॉन्ट्रालेटरल लंग, प्लूरल पेरिकार्डियल नोड्यूल और मेलिग्नेंट डिफ्यूजन। तो इसका मतलब ये है कि जो मेलिग्नेंट डिफ्यूजन है वो मेटास्टेटिक है। तो आपके पास अगर चेस्ट वॉल की इन्वेजन हो रही है तो वो आपकी उसमें कोई सर्जिकल रिसेक्शन को प्रीक्लूड नहीं करती, क्योंकि वो भी T3 डिजीज है। जबकि मेलिग्नेंट प्लूरल फ्यूजन जो है वो उसको सीधा मेटास्टेसिस पे ले जाती है, और फिर जाहिर बात है अगर मेलिग्नेंट प्लूरल फ्यूजन आ गई है तो वो इसको एक्सक्लूड कर देगी, आप सर्जिकल रिसेक्शन नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों का मेरे ख्याल से सिर्फ 7 लोगों ने ठीक किया है 35 में से, तो ये काफी कम है।
तो इसको आपने स्टेजिंग को एक तो जरूर देखना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस लीडिंग होते हैं कि जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट चेंज हो रही होती है ना, कि malignant pleural vein और invasion of chest wall, invasion of chest wall के बाद आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन नॉट आफ्टर malignant pleural vein। तो इसलिए ये चीज कि जहाँ पे ट्रीटमेंट मोडालिटीज चेंज हो रही है ना, वहां पे आपको स्टेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये आप लोगों का आधो आध का था। तो इसमें जो था वो देखिए, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दो आपको दिखाए गए थे। ठीक है, उसमें मोज़ेक अटेनुएशन आ रही थी आपकी इंस्पायरेटरी में, और असेंचुएशन ऑफ ग्राफिक एरियाज ऑफ लो अटेनुएशन। ठीक है, इस अगर वो ये हमने उस वक्त देखा था कि जो इंस्पायरेटरी में अगर मोज़ेक आपके पास आ रहा है और एक्सपायरेटरी में आपका वही जोग्राफिकल एरियाज जो हैं वो टेन्यूएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एयर ट्रैपिंग आपके इसके अंदर जो है वो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है ना उधर जो जो बाकी खाली जगह हैं। तो इस वजह से उसकी वजह से जो है ना आपको ये आता है, इंडिकेटिंग एयर ट्रैपिंग एंड इंक्रीजिंग अटेन्युएशन ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल लंग। द फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ कंस्ट्रिक्टिव ब्रोंकियोलाइटिस एंड कैन बी सीन इन पेशेंट विद अस्थमा। ये इस इमेज को दोबारा एक बार देख लीजिएगा तसल्ली से, आप लोग बस में आ रहा होगा कि जब आपने इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी फेज में जो एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग है वो सारे डार्क हो जाते हैं, और जो नॉर्मल लंग है वो आपका इंक्रीज एटेन्युएशन आता है। मतलब यहाँ पे ये जो ये सारे एरियाज हैं ये सारा नॉर्मल लंग है, लेकिन ये जो सारे के सारे एरियाज हैं जो ये ब्लैक आ रहे हैं ये सारे के सारे एयर ट्रैपिंग के एरियाज हैं, जिसमें एयर ट्रैप हुई भी है, और जब उसने एक्सपायरेशन की है तो उसके साथ फिर जो है ना वो उनको फर्क कोई नहीं पड़ा, क्योंकि वो वहीं पे ट्रैप रह गए। नहीं तो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी एक जैसी आनी चाहिए थी दोनों। ठीक है, और ग्राउंड ग्लास अगर होती, सपोज करें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती, तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज की सूरत में एडीमा आ जाता है सेकेंडरी लोब्यूल के अंदर, तो वो आप चाहे सांस अंदर लें चाहे सांस बाहर लें, वो दोनों सूरत में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जबकि इंस्पायरेटरी फिल्म में तो आपके जो एयर ट्रैपिंग एरियाज हैं वो उधर भी एयर है, और जो नॉन एयर ट्रैपिंग एरियाज हैं उधर भी एयर है, तो वो सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं जिस तरह जिसमें आ रहे हैं। लेकिन अब क्या किया उसके बाद आपने, उसके बाद एयर एक्सहेल की उसमें। अब एक्सहेल करने की सूरत में ये जो सारे के सारे एरिया है जो कि अब ग्राउंड ग्लास टाइप नजर आ रहा है, ये सारा है वो जहां से एयर बाहर निकल गई हुई है। लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक एरियाज हैं सारे के सारे, ये सारे वो है जहाँ पे एयर ट्रैप्ड रह गई। तो इसलिए ये जो है ग्राउंड ग्लास अगर होता तो दोनों में एक जैसा आना चाहिए, तो उसमें फर्क नहीं आना चाहिए था। तो ये याद रखें, क्योंकि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फिल्म में आपने इसी तरीके से इनको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 था, ये बेसिकली वही जर्म सेल ट्यूमर था। और थाइमोमा, पता नहीं मेरे ख्याल से थाइमोमा जो है वो आप लोग अगर इसको देखेंगे तो सॉलिटरी होमोजेनियसली अटेन्युएटिंग मैस्ट है, और ये जो है ना सॉफ्ट टिश्यू मैस की तरह नजर आता है। ये जो इस तरह सिस्टिक कंपोनेंट्स विद कैल्सिफिक फोकाई और ये सारी की सारी जो चीजें जिसमें कैल्सिफिकेशन नजर आ गई, ये सारी की सारी इंडिकेट करती हैं कि ये मतलब मेलिग्नेंट टेराटोमा भी हो सकता है, लेकिन जर्म सेल ट्यूमर है। लेकिन यही है कि ये जो आपका थाइमोमा है वो इस तरह नहीं प्रेजेंट करता। अच्छा जी, उसके बाद ये बिल्कुल सही था सारों का माशाल्लाह तकरीबन, कि न्यूमोमीडियस स्टानम ऐसे नहीं होता, और जेंकस डायवर्टिकुलम का इसोफेगस के साथ ताल्लुक होता है, वो इसके साथ जो हमारा ये ट्रेकियस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये बेसिकली जो है पैराट्रेकियल एयर सिस्ट है, जो कि कई दफा इस तरह आपको साइड पे उसके साथ नजर आ जाती है। ये इसकी सिर्फ जस्ट आइडेंटिफिकेशन थी, या वो काफी कॉमन हमारी पॉपुलेशन में खासतौर पे जो ये क्रॉनिक कफ वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको इस तरह की छोटी छोटी सिस्ट नजर आ। अच्छा फिर 24 नंबर, इसमें आपके पास ये था कि एक आपका सिस्टिक लीजन है, और एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट थी कि काफी लोगों ने ना इसमें इसको सिलेक्ट किया था, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन सुपीरियर पेरिकार्डियल सेस। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर पेरिकार्डियल सेस के अंदर फ्लूइड होगा तो पेरिकार्डियल फ्यूजन भी थोड़ी सी आपको मिलती है, क्योंकि पेरिकार्डियल सेस जो है वो बेसिकली पेरिकार्डियल स्पेस की ही कंटिन्यूएशन है ना ऊपर को। तो अब वो जो रिसेस है अगर उधर फ्लूइड है तो फिर बाकी सारा का सारा पेरिकार्डियम जो है वो अगर आप इस इमेज को देखें वो तो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, उसमें तो कहीं फ्लूइड नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ इस जगह पे हो, और दूसरा उसकी जो एक्सटेंशन है वो इतनी ऊपर नहीं जाती, वो यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है इस जगह पे, क्योंकि वो इन दोनों के रूट के जहाँ पे रीजन हो रही है ना एओर्टा और सॉरी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां से उस उधर तक ही जाती है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर होती है, लेकिन ये तो बहुत ऊपर जा रही है सिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिंपल सिस्ट थी ये बेसिकली ब्रोंकोजेनिक सिस्ट थी। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, और इसमें ये मैंने इसलिए दिया गया था कि पीछे हमने रीएक्टिवेशन टीबी की बात की थी, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें फाइब्रोसिस भी है,
और यहाँ ब्रोंकिक्टेसिस भी है, और फिर आपको यहाँ पे एक कैविटी नजर आ रही है। और ये जो कैविटी है, ये इसमें इन सारे ऑप्शंस में से आपका जो मोस्ट लाइकली रीएक्टिवेशन टीबी है, उसमें आपके पास कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पोस्ट प्राइमरी टीबी या रीएक्टिवेशन टीबी जो होती है उसकी कैविटी उसकी आपके पास है। हाँ बिल्कुल, ये सही है आपकी बात के वो पेशेंट उसमें क्यों आया, लेकिन चाहे वो उसके अंदर भी आ जाए तो वो मतलब उससे डायग्नोसिस तो शायद नहीं इतना चेंज होगा ना। तो चाहे हो सकता है चेस्ट पेन उसको किसी और की वजह से हुई हो, या इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई हो छोटी मोटी, कई बार सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ तक हम इसको कर लिए हमने। अब आप लोग तैयारी कर लें ताकि हम जो है वो उसको स्टार्ट करें। तो बाय बाय। उसके लिए वही हाथ आप लोग या मैसेज में मैसेज कर दें, ताकि जो है ना मुझे पता लग जाए, जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग वाइवा दिया करें, आप लोगों की अपनी इसमें प्रिपरेशन बेहतर होगी। और इसमें मैं जो है ना अपनी रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ इधर, जो है ना